जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। जी हां, 341 पोस्ट के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। ये 341 पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन इस बार पुलिस विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात सीजीपीएससी के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये भर्ती परीक्षा जो होगी सटीक तरीके से होगी, नियमानुसार होगी और समय पर होगी। जी हाँ, कुछ लोगों के मन में अभी ये सवाल भी होगा कि पुरानी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट अभी तक तो नहीं आए हैं। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, भर्ती परीक्षा लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अन्य चरणों में जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया था, उनके इंटरव्यू भी काफी पहले समाप्त हो चुके हैं। सरकार ने विभाग ने कुछ समय दिया था कि इस समय रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे, उस समय नहीं हो पाया। पर आप सब्र रखिए, उस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और ये भर्ती परीक्षा भी अलग से सुचारू रूप से आयोजित होगी। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि नई भर्ती परीक्षा की तैयारी जमकर हम शुरू कर दे। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य हमारा ये है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आज यहां आपके सामने उपस्थित हूं। संपूर्ण जानकारी कहने का मतलब मेरा यह है कि यह भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कब से कब तक रहना है, त्रुटि कब से कब तक सुधार हम कर सकते हैं, भर्ती परीक्षा के लिए क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि एज लिमिट क्या है, किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, महिलाओं में कितना, एसटी एससी में कितना, जो कर्मचारी है, और बहुत सारी कैटेगरी है जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत है। मैं इस वीडियो में आपको सभी बताने वाला हूं। जो फिजिकल मेजरमेंट है जो रिक्वायर्ड है वो कितने की जरूरत है, और भी जो बाध्यताएं हैं कि ये जैसे फ्लैट फुट नॉक नहीं होना चाहिए, ये क्या होता है, कैसे हम इन्हें पहचाने, आई साइट के बारे में जो डिटेलिंग यहाँ पर की गई है वो क्या है। तो इससे संबंधित आज हम सारी चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जो यह भर्ती हो रही है, जिसकी परीक्षा कौन ले रहा है? सीजीपीएससी के सारी रिक्वायरमेंट, चाहे वो फिजिकल हो या आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो या आपकी एज हो, और परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी की परीक्षा का क्या प्रारूप तैयार किया गया है, कितने चरणों में परीक्षा का आयोजन होना है, और उस पाठ्यक्रम को पूरा करने की हमारी रणनीति, इन सब विषयों पर एक विस्तृत चर्चा के लिए आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और आज से इस वीडियो के साथ हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए भिड़ जाते हैं। सबसे पहला काम तो फॉर्म भरना है। जी हाँ, फॉर्म भरिए सबसे पहले, और फॉर्म भरने से पहले जो भी मन में डाउट है आप इस वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजीपीएससी के द्वारा ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इस भर्ती परीक्षा की जो फॉर्म की तिथि दी गई है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर से ये भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर के लिए 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक आप परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो ये डेट नोट कर लीजिए, पता भी हो गया होगा अभी तक आप सभी को। अब देरी नहीं करना है, फॉर्म भर लेना है। ठीक, अब इसके बाद हम आगे की बात करें तो फॉर्म तो आप 21 नवंबर तक भर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्रुटि यदि कुछ हो जाती है, त्रुटि तो होना नहीं चाहिए पर मान लीजिए अगर हो जाती है, तो निशुल्क त्रुटि आप 22 नवंबर से 24 नवंबर तक निशुल्क त्रुटि सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई अतिरिक्त त्रुटि होती है तो 500 रुपए की फीस है। उसके लिए त्रुटि सुधार का जो समय है वो 25 नवंबर से 27 नवंबर तक है। तो ऐसा नौबत ही ना आए कि फॉर्म भरने में आपसे कोई त्रुटि हो। 341 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो चलिए हम लाइन से देखते जाते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले इस भर्ती परीक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो भर्ती परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, 3 प्रकार के पद हैं, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर। जिसमें सबसे ऊपर का पद आप सूबेदार समझ सकते हैं, सेकंड नंबर में सब इंस्पेक्टर समझ सकते हैं, और थर्ड नंबर में प्लाटून कमांडर समझ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर में एक पद हमारा सब इंस्पेक्टर का है।
दूसरा सब इंस्पेक्टर का पद है जो हमारा अंगुल चिन्ह का है, फॉरेंसिक वाले हैं जो। और तीसरा सब इंस्पेक्टर का पद है हमारा कंप्यूटर साइबर सेल से रिलेटेड जो सब इंस्पेक्टर रहेंगी, ये वो पोस्ट है। इनके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी अलग है। सबसे पहले हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के बारे में ही जान लेते हैं। तो जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या आपको पढ़ाई की जो जरूरत है, तो सभी प्रकार के पदों के लिए आपको किसी भी विषय से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। कुछ विशेषज्ञों के लिए या कुछ स्पेशलिस्ट जो पोस्ट है हमारे अंगुल चिन्ह और कंप्यूटर, उसके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन उसके अलावा जो सभी पद जो मैंने कहा, कौन कौन से पद मैंने कहा, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर का पद और प्लाटून कमांडर, इन सब के लिए आपको ग्रेजुएट होना, स्नातक होना आवश्यक है। ठीक, तो पहला एजुकेशनल रिक्वायरमेंट तो सरल है, आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त आप यदि सब इंस्पेक्टर में अंगुल चिन्ह के अंतर्गत जाते हैं, तो अंगुल चिन्ह के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने बताई है, वो ये है कि आपको अंगुल चिन्ह के लिए गणित विषय में, भौतिक शास्त्र में या रसायन शास्त्र में, गणित में, भौतिक विषय में या किसमें, रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। ठीक, तो मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो नोटिफिकेशन दिया है मैं वो पढ़ देता हूं कि उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नधीन दस्तावेज, दोनों के लिए ना, मैं केवल अंगुल चिन्ह यहां पर लिखा हूं, के लिए भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र के साथ इस गणित भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि होना आवश्यक है। अर्थात बीएससी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स कैंडिडेट, कॉमर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इंजीनियर कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जा रहा है। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए, उप निरीक्षक कंप्यूटर एसआई जो है कंप्यूटर शाखा, बेसिकली इनका कार्य साइबर सेल से रिलेटेड होता है। तो जो साइबर सेल में हमारे उप निरीक्षक है उसके लिए यह पद है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट आयोग ने मांगी है वो यह है कि उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम, ठीक, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए, कंप्यूटर साइंस में बीएससी, स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि होना चाहिए। ठीक, तो आप एसआई कंप्यूटर या एसआई साइबर क्राइम के लिए दोनों पद है जो हमारा सब इंस्पेक्टर का, इसके लिए आप या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं या तो आप बीसीए हो सकते हैं। ठीक, या तो इसके समकक्ष उपाधि कहने का मतलब यदि आप इंजीनियर हैं किसमें, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की संख्या आपके कैटेगरी में पोस्ट की संख्या के अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इतना ही है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। यदि आप सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी विषय से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यदि आप अंगुल चिन्ह और प्रश्नधीन दस्तावेज के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक, तो आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ग्रेजुएट या इसके समकक्ष अर्थात बीएससी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकता है। ठीक, यदि आप सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम और कंप्यूटर सेल के लिए, साइबर सेल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके स्नातक का विषय कंप्यूटर, जिसमें या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बातें। तो जो जैसी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एज की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, एज की क्या रिक्वायरमेंट है। जो यंग है, 21 साल पूरी कर चुके हैं, उन्हें तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीजीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 साल से लेकर के कहां तक है, 28 साल तक है। तो जो इस एज के अंतर्गत आ रहे हैं, इस एज ग्रुप के हैं, उन्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीजीपीएससी की वेबसाइट खोलिए और फॉर्म को सबमिट कीजिए, यहां ज्यादा नहीं सोचना है।
अब इसके बाद एज क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो जो रिलैक्सेशन है वो मैं आपको बताते जाता हूं। एज क्राइटेरिया में जो हमें रिलैक्सेशन दिया गया है, वो रिलैक्सेशन सबसे पहला जो सभी के लिए है, सभी के लिए है, सभी के लिए रिलैक्सेशन कहने का मतलब जो अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी का है, उसके लिए भी, अन्य कैटेगरी का है अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाएं, इनके लिए तो है ही। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है अर्थात अनरिजर्व, अनारक्षित सीट के अंतर्गत जो आता है, उसके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब 5 साल का रिलैक्सेशन कहने का मतलब 28 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 33 साल। 33 ईयर के जितने भी कैंडिडेट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो आप ये निश्चिंत हो जाएं, जो 28 साल से 33 साल की उम्र के गैप में आ रहे हैं, इस एज ग्रुप में आ रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो आपको अगर कोई डाउट है या डाउट ना रहे, इसके लिए मैं आपके लिए यहां पर जो दी गई जानकारी है उसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि, नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2024 को 21 वर्ष या 28 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक F23/2024 2 गृह रायपुर से दिनांक 30/9/2024 को यह तय किया गया है ना, 30 सितंबर 2024 को द्वारा निर्धारित आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यानी सभी के लिए कितनी छूट प्रदान की गई है, 5 वर्ष की, यानी 33 साल के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है, बहुत सारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के हैं, इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के हैं, आरक्षित वर्ग कहने का मतलब इसके अंतर्गत आएंगे एससी सभी कैंडिडेट, इसके अंतर्गत आएंगे एसटी सभी कैंडिडेट, इसके अंतर्गत आएंगे ओबीसी, और ओबीसी में केवल कौन आएगा, नॉन क्रीमी लेयर। कौन आएंगे इसके अंतर्गत, केवल नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर शामिल नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। तो इन सभी कैंडिडेट के लिए 5 साल का अतिरिक्त रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात 33 साल तो सभी के लिए है, लेकिन इन कैंडिडेट के लिए 33 प्लस 5, 33 प्लस 5 अर्थात कितने साल का, 38 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए जो अपर एज की लिमिट है कितनी है, 38 साल। 38 साल क्या, 1 जनवरी 2024 तक 38 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2024 तक 38 साल कंप्लीट हो चुका है, 39वां रनिंग चल रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ये वाला रिक्वायरमेंट। ठीक, अब इसके बाद अगला कैटेगरी जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जो इस नोटिफिकेशन में है, पिछले सब इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन में नहीं था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि सभी महिलाओं के लिए, किसके लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए 10 साल की आयु सीमा का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब नोटिफिकेशन में तो ऐसा ही लिखा है कि सभी महिलाओं के लिए कितना, जो सभी महिलाओं अर्थात, अच्छा जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे रिलैक्सेशन किसके लिए है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है। किसके लिए है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा नोटिफिकेशन, पूरा सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा केवल किसके लिए है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही है। जनरली सीजीपीएससी के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती परीक्षा है केवल किसके लिए है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अर्थात जिनके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है। ठीक, तो अब आगे आते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में महिलाओं को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और 10 साल का रिलैक्सेशन कहने का मतलब कि 28 तो सभी के लिए है, कुल 10 साल है ना, 28 तो सभी के लिए है, 28 प्लस 10 अर्थात कितना हो जाएगा ये,
38 ईयर। तो महिलाएं भी कितने साल तक अप्लाई कर सकती है? 38। इसे 43 नहीं समझना है, इसे आप क्या समझेंगे? 38 ईयर। सभी महिलाओं को कितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है? 10 साल का, अर्थात 38 ईयर। अब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक, बहुत सारी कैटेगरी कहने का मतलब कुछ जो सेवानिवृत्त हैं, एक्स सर्विसमैन जिन्हें हम कहेंगे, एक्स सर्विसमैन है, या इसके अतिरिक्त जो कहीं के पुरस्कार प्राप्त करता है, या बहुत सारी कैटेगरी नोटिफिकेशन के अंतर्गत दी गई है, या जो सरकार में अस्थायी या स्थायी रूप से कार्य कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए जो अधिकतम रिलैक्सेशन की उम्र है, किनके लिए? जो किसी सरकारी नौकरी पर है, चाहे स्थायी रूप से है या अस्थायी रूप से संविदा के रूप में कार्य कर चुके हैं, इन सब के लिए जो अधिकतम आयु सीमा में छूट है वो कितने साल की है? 36 साल की है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया में छूट दी गई है, और इन सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु में जो छूट हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 45 ईयर। ठीक, तो ये वो सामान्य कैटेगरी है जहां तक जिसके कैंडिडेट सर्वाधिक रहते हैं। तो मैंने इस कैटेगरी को पहले पकड़ा है। इसके अलावा और भी कैटेगरी है, यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जल्द ही चंद्रा एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस संचालित होगी। आप इस ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को चंद्रा एकेडमी में संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रा एकेडमी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा खड़ा रहा है, और आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो कांटेक्ट डिटेल्स है उस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, आगे हम डिटेल देखते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के बाद हम आते हैं शारीरिक अर्हताएं। ठीक, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ऊंचाई, सबसे पहले हाइट की हम बात करते हैं। तो हाइट की यदि हम बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई की जो रिक्वायरमेंट है वो है 168 सेंटीमीटर। ठीक, जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। जिन्हें सेंटीमीटर समझने में डाउट है तो मैं बता देता हूं, इनकी हाइट कम से कम 5 फीट 6.1 इंच कम से कम होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को ही पकड़िए, फीट को मत, फीट को छोड़ दीजिए। तो जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष जो अभ्यर्थी है, उनकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। और जो महिला अभ्यर्थी है, फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 153 सेंटीमीटर। अगर हम फिट में बात करें तो ये हाइट होती है 5 फीट 0.2 इंच के आसपास ये हाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारा हाइट का रिक्वायरमेंट हो गया। फिजिकल रिक्वायरमेंट में पहला कैटेगरी क्या है? हाइट। तो अपनी हाइट नाप लीजिए अच्छे से स्केल रख के कि 168 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। अगर मेल कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। देखिए, परीक्षा के चरण में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं बता देता हूं कि सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट ही होना है। जिनका फिजिकल मेजरमेंट अर्थात यही सब जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है सही निकलेगा, वही कैंडिडेट प्री की परीक्षा दे पाएगा, नहीं तो वो प्री की भी परीक्षा नहीं दे पाएगा। ठीक, तो इसीलिए फिजिकल रिक्वायरमेंट सबसे जरूरी है। क्या मतलब हो, आप तैयारी करें, पढ़ाई करें, समय लगाएं, और यहां पर आपने आलस कर दिया, फिजिकल रिक्वायरमेंट को सही तरीके से चेक नहीं किया, तो आप तो परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे, सीधा वही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत जरूरी है। अगली फिजिकल रिक्वायरमेंट की हम बात करें वो है सीना। हाइट के बाद हमारा क्या आ जा रहा है? चेस्ट। चेस्ट अर्थात सीना की हम बात कर रहे हैं। सीना फुलाने की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे पुलिस विभाग हो या सेना हो, यहां सीना फुलाना है। और सीना फुलाने के लिए कम से कम 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है। आप ज्यादा भी फुला सकते हैं, लेकिन जब आप सीना फुलाएंगे तो कम से कम 81 सेंटीमीटर, और इनके बीच कम से कम कितना गैप होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
आप 81 सेंटीमीटर सीना फुलाएंगे, मतलब 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल सीना रहना चाहिए, जो जैसे कि नोटिफिकेशन में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। अभ्यर्थी का सीना फुलाने तथा बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अर्थात मैं अभी यहां पर खड़ा हूं तो मेरा सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मैं अगर सीना फुला रहा हूं, इस तरीके से सांस को खींचकर अगर मैं सीना फुला रहा हूं, तो सीना कम से कम 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का गैप वहां पर होना चाहिए। ठीक, इस सीना फुलाने के क्राइटेरिया में, चेस्ट के क्राइटेरिया में महिलाओं को छूट दी गई है। इनके लिए ऐसी कोई भी कंडीशन एलिजिबल नहीं है, ये केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। ये केवल किसके लिए है? पुरुषों के लिए। ठीक, अब शारीरिक अर्हताएं में हम अगला आते हैं। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड या हैंडीकैप कैंडिडेट है तो वो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। पुलिस विभाग है, सामान्य सी बात है, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगला फिजिकल रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो अगला फिजिकल रिक्वायरमेंट है हमारा नॉक नी और फ्लैट फुट। ठीक है, नॉक नी और क्या है हमारा? फ्लैट फुट। नॉक नी और फ्लैट फुट ये बहुत सामान्य शब्द होता है, लेकिन हम इससे परिचित नहीं होते हैं, और जब हम फिजिकल मेजरमेंट कराने जाते हैं वहां नॉक नी निकल जाता है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फ्लैट फुट निकल जाता है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप नॉक नी है या नहीं, या फ्लैट फुट है या नहीं। तो नॉक नी बहुत सरल है। नॉक नी मतलब होता है घुटना, और नॉक मतलब होता है खटखटाहट। यदि घुटने टकरा रहे हैं, यदि चलते समय आपके घुटने आपस में टकराते हैं, तो आप नॉक नी है, अर्थात आपको नॉक नी की समस्या है। तो यदि चलते समय आपके घुटने टकरा रहे हैं तो आप वहां डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप चलते समय इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप नॉक नी है और चलते समय आपके घुटने टकराएंगे, तो आप जब अपने साथियों के साथ कहीं मार्च करेंगे, कहीं आप कोई भी सैनिक गतिविधियां करेंगे, तो चलते दौड़ते समय गिर सकते हैं। आपका तो नुकसान होगा ही, आपकी जान हानि तो होगी ही, आपके साथियों की भी जान हानि होगी। इसीलिए अगर आप नौकनी है तो सीधा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप पुलिस विभाग या सेना किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। समझ में आ गया नौकनी क्या होता है? फ्लैट फुट। फ्लैट फुट बहुत आसान है, ये आप किसी भी धूल भरे मैदान में जाकर चेक कर सकते हैं या धूल भरे फर्श में चेक कर सकते हैं। फ्लैट फुट कहने का मतलब होता है कि सामान्य व्यक्ति जो फ्लैट फुट नहीं है, उसके पैर के निशान की हम बात करें तो लगभग कुछ इस प्रकार का इसका पैर का निशान ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये अंगूठा का निशान और ये ऐसा 5 उंगली का निशान, ये सामान्य व्यक्ति का, थोड़ा आड़ा तिरछा एडजस्ट कर लेना, ये सामान्य व्यक्ति के पैर का निशान हो सकता है। लेकिन अगर हम फ्लैट फुट की बात करें तो फ्लैट फुट कहने का मतलब होता है कि उसका नीचे का जो तलवा है वो पूरी तरह क्या है? फ्लैट है। ये 5 उंगली का निशान है, तो जो नीचे का तलवा है, ठीक है, जो पैर के नीचे आपका तलवा है वो पूरी तरीके से फ्लैट है, उसमें ऐसा गड्ढा नहीं बना हुआ है, ऊंचाई गहराई नहीं बनी हुई है, पूरी तरीके से फ्लैट है। मतलब अगर जमीन पर पैर रखे तो इस प्रकार का निशान बनेगा। ये जो आपके पैर के नीचे की आकृति होती है थोड़ा कर्व शेप में होती है, कुछ हिस्सा उठा हुआ रहता है, कुछ हिस्सा गहरा रहता है। अगर ऐसा पैर है तो सामान्य है, लेकिन अगर इस प्रकार का निशान बन रहा है तो वो किस प्रकार का पैर है? फ्लैट फुट वाला पैर है। फ्लैट फुट समझ में आ रहा है? अगर आप जमीन पर पैर रख रहे हैं, इसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं, धूल भरे फर्श या धूल भरे मैदान में आप अपना पैर रखिए, यदि पूरा फ्लैट ऐसा निशान बन रहा है बिल्कुल, तो आप फ्लैट फुट है। और अगर इस प्रकार का निशान बन रहा है कि भाई जो हिस्सा गहरा है उसका निशान नहीं बन रहा है, ठीक, जो हिस्सा उठा हुआ है, ठीक, उसका निशान बन रहा है, तो आप सामान्य कैंडिडेट है और आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है फ्लैट फुट क्या है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नॉक नी और फ्लैट फुट हो गया। नॉक नी और फ्लैट फुट के बाद अगला जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है आई साइट। ठीक है, अगला रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? आई साइट। ठीक है,
आई साइट जो हमारे लिए मांगा है, जो चश्मा नहीं लगाते हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, मतलब जिनकी आंख पूरी तरीके से स्वस्थ है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए लिखा गया है कि आंखों की दृष्टि, लिखा है कि अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आई साइट के साथ एक और आप याद रखिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आई साइट लिखा हुआ है कि दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/9 होनी चाहिए। ठीक, अगर इससे कम नहीं होनी चाहिए और मुख्य रंगों के भेद अर्थात वही कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो ये 6/6 और 6/9 क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि बिना चश्मे के यदि आप एक आंख बंद करते हैं तो 6 मीटर तक जो सामान्य व्यक्ति देख सकता है, यदि आप 6 मीटर तक देख पा रहे हैं तो आप एलिजिबल कहलाएंगे। यदि आप दूसरी आंख बंद कर सकते हैं तो जो सामान्य व्यक्ति 9 मीटर तक देख सकता है, यदि आप उसे सामान्य व्यक्ति यदि 9 मीटर तक उस चीज को देख सकता है और आप 6 मीटर में देख सकते हैं तो ये क्या कहला रहा है आपका आई साइट 6/9। समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको एक बार करके बता देता हूं कि यदि आप एक आंख बंद कर रहे हैं तो आप और सामान्य व्यक्ति 6 मीटर तक समान तरीके से देख रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है 6/6। और यदि आप दूसरी आंख बंद कर रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति 9 मीटर तक देख सकता है लेकिन आप उसे ही साफ साफ 6 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं तो ये आई साइट क्या कहला रहा है 6/9। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और इससे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाकर अपना आई साइट चेक करा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई है हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट। और फिजिकल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। फिजिकल रिक्वायरमेंट कहने का मतलब पहला हो गया हाइट, दूसरा हो गया चेस्ट, तीसरा हो गया नॉकनी, चौथा हो गया फ्लैट फुट, पांचवा हो गया कलर ब्लाइंड, छठवा हो गया आई साइट। अगर इन 6 में से किसी भी एक में आप कुछ कम पाए जाते हैं निर्धारित पैमाने से तो आपको सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और प्री की परीक्षा के पहले फिजिकल मेजरमेंट होना है। फिजिकल मेजरमेंट के लिए सभी जिला के मुख्यालय तय किए, सभी संभागों के मुख्यालय तय किए गए हैं। दुर्ग संभाग में 2 जगह फिजिकल मेजरमेंट होना है, दुर्ग में भी होना है और राजनांदगांव में भी होना है। ठीक, तो जो फिजिकल मेजरमेंट की परीक्षा है वो सबसे पहले आयोजित होगी। तो आप इन चीजों को चेक कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए। नॉकनी फ्लैट फुट इसे आप नहीं सुधार सकते। आई साइट सुधारा जा सकता है कुछ एक्सरसाइज करके, योगा करके, प्राणायाम करके या कुछ मेडिसिन से आई साइट इंप्रूव किया जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस की जानकारी मुझे जहां तक है कि ये इंप्रूव नहीं हो सकता। तो अगर ये सब समस्या है तो आप इसे जरूर जल्दी से जल्दी हल कीजिए जो हल हो सकती है। बात है चेस्ट फुलाने की, तो चेस्ट फुलाने का सबसे सही तरीका यही होता है, आपको जिम नहीं पकड़ लेना है, वहां आपको अपने चेस्ट कट्स एब्स ये सब चीजें नहीं दिखानी, आपको सीना फुलाना है। जिम आप जाते हैं तो सीना फुलाने में आपको समस्या हो सकती है। सीना फुलाने का सबसे आसान और रामबाण तरीका है जो मेरी जानकारी में है, और भी हो सकते हैं, वो ये है कि आप गहरी गहरी सांस लीजिए और दिन भर ये आप काम कीजिए। जितना ज्यादा गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे प्राकृतिक रूप से उतना सीना आपका फूलता जाएगा और सांस लेकर सीना फुलाने की प्रैक्टिस भी आपकी होते जाएगी। तो इसको बिल्कुल ट्राई करके देखिए, आपको 15-20 दिन में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक, तो ये तो हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अब हम आते हैं परीक्षा योजना में। ठीक है, परीक्षा योजना हमारी क्या है? परीक्षा योजना में बहुत सारे चरण तय किए गए हैं। ठीक है, अब हम परीक्षा की पूरी योजना को समझ लेते हैं। परीक्षा योजना, परीक्षा का प्रारूप जो सीजीपीएससी ने पब्लिश किया है वो ये है कि सबसे पहले अलग अलग चरणों में ये परीक्षा होनी है। तो चरण 1, ठीक है, चरण 1 में शारीरिक माप होना है। चरण 1 में क्या होना है भाई? शारीरिक माप होना है, यानी इसके पहले जो फिजिकल मेजरमेंट पे हम चर्चा किए हैं। चरण 1 में जितने भी
अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण विज्ञापन की कंडिका 2 जो मैंने अभी पढ़ा था उसके अनुसार किया जाएगा। शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निश्चय जो होगा अंतिम होगा। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शारीरिक माप के साथ ही की जाएगी। तो चरण 1 ध्यान रखना है, चरण 1 में शारीरिक माप होगा और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिना डॉक्यूमेंट के वहां पर नहीं पहुंच जाना है। और यदि आप शारीरिक माप में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो दूसरा जो लिखा हुआ है चरण 2, ठीक है। चरण 1 के अंतर्गत ये दो चीजें थी, इसे मान लेना चरण 1 लिखा हुआ है और ये वाला क्या है आपका चरण 2। तो चरण 1 में फिजिकल मेजरमेंट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चरण 2 है आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा, प्रीलिम्स की परीक्षा चरण 2 में होनी है। साफ साफ लिखा हुआ है, उपरोक्तानुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज्ड OMR आधारित तथा समय 300 अंक की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जिसका समय 2 घंटे का होगा। अर्थात अगर फिजिकल मेजरमेंट आपके सभी सही पाए जाते हैं तभी आपको एडमिट कार्ड पब्लिश होगा और आप प्रीलिम्स की परीक्षा दे सकते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा का जो समय है ये 2 घंटे की परीक्षा है। OMR आधारित परीक्षा होगी, जो कंप्यूटराइज्ड लिख दिया है तो ऑनलाइन होगी ऐसा नहीं समझना है। OMR आधारित होगी, ये नोटिफिकेशन में लिख दिया है, ऑफलाइन परीक्षा होगी। और इस परीक्षा ये 300 अंकों की परीक्षा होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक, अब इसमें सिलेबस क्या है इस पर हम अभी आगे आते हैं, चर्चा करते हैं। अगले चरण को हम जान लेते हैं इसके पहले। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा चरण 2 है, चरण 3 है, सॉरी, इसके बाद जो हमारा चरण 3 है, चरण 3 में हमारा मुख्य परीक्षा शुरू हो जाता है। चरण 3 में हमारा क्या आएगा? मुख्य परीक्षा। अब प्रीलिम्स में SI के प्री में जितने अभ्यर्थी अपीयर होंगे, जितने पद निर्धारित है 341, उसका 20 गुना, उसके 20 गुने कैंडिडेट ही कहां पर आएंगे? मुख्य परीक्षा में आएंगे। मुख्य परीक्षा भी क्या होगी? मुख्य परीक्षा भी OMR आधारित होगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न पेपर होंगे, जिसके बारे में मैं बता दे रहा हूं, या चलिए बता देता हूं। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पेपर होने हैं। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पहला पेपर जो होना है वो भाषा का पेपर होना है। दूसरे पेपर की हम बात करें तो वो सामान्य अध्ययन का पेपर होना है और तीसरे पेपर की हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होना है। ये तीनों पेपर सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अंगुल चिन्ह और प्रश्न दस्तावेज वाले जो सब इंस्पेक्टर के पद है, उसके लिए एक चौथा पेपर होगा अतिरिक्त रूप से। ठीक, चौथा पेपर जो केवल विज्ञान का होगा और जो कंप्यूटर से संबंधित सब इंस्पेक्टर के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर का पेपर अलग से होगा। और ये सभी पेपर कैसे रहेंगे? OMR बेस्ड रहेंगे। ठीक, अब इनमें क्या क्या चीजें हैं उस पर हम अभी आते हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने पद हैं, प्रारंभिक परीक्षा जितने अभ्यर्थी देंगे तो जितने पद है 341, उसके 20 गुना ही केवल कहां अपीयर होंगे? मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर होंगे। ध्यान रहेगा चीज। अब 20 गुना में कभी कभार क्या होता है, जो लास्ट कैंडिडेट होते हैं, 20,000वां जो कैंडिडेट होता है उसका एक पहले या एक बाद का जो कैंडिडेट रहता है उससे अंक सेम हो जाते हैं, मार्क्स सेम हो जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में आयोग ने लिख दिया है कि 20,000वां कैंडिडेट से अगर 100 कैंडिडेट ऊपर भी जो कैंडिडेट है उनके अंक अगर सेम है तो वो सभी 100 को लिया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि 300 नंबर का पेपर है, मान लीजिए 20,000वां जो कैंडिडेट होगा, ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा ना, 20,000वां कैंडिडेट का मार्क्स मान लेते हैं 143 है और उसके बाद 20,000 मान लेते हैं 500 कैंडिडेट तक भी अंक कितना है? 143। तो इन पूरे 500 को भी शामिल किया जाए। उदाहरण समझ में आ रहा है? लेकिन ये डेटा हर कैटेगरी में अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये सॉरी 20,000 मैंने लिख दिया, 20,000 नहीं है भाई, 20 गुना है, समझ लो 20,000 रैंक वाला व्यक्ति वहां पर आ रहा है, समझ लीजिए। ठीक, तो 20 गुना में जो भी रैंक वहां पर आ रहा होगा उस पर यदि मान लो 20,000वां रैंक है और वो 143 अंक पा रहा है, अब 20,500वां रैंक है वो भी 143 अंक पा रहा है, तो
पूरे के पूरे 500 को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाए। समझ में आ रहा है? अगर यदि डाउट है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा मुख्य परीक्षा का पहला सेशन। मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करें, जो चरण 3 है, भाषा का जो पेपर है, भाषा के पेपर में 2 सब्जेक्ट है, एक है आपका हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। भाषा का जो पेपर होगा, भाषा का पेपर टोटल 200 अंकों का पेपर ये होने वाला है। 200 अंकों का, 2 घंटे का समय दिया गया है। सामान्य अध्ययन का पेपर भी 200 का, लेकिन इसमें 3 घंटे का समय दिया गया है। और मैथ्स और रीजनिंग का भी कितने का होगा? 200 का, लेकिन इसमें 2 घंटे का समय दिया गया है। सामान्य अध्ययन में 3 घंटे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी 3 घंटे का समय दिया गया है, जबकि मैथ्स रीजनिंग में 3 घंटे की आवश्यकता है और यहाँ पर 2 घंटे का ही समय दिया गया है। तो समय का ध्यान रखना है। मैथ्स रीजनिंग में टाइम कम होने की वजह से अगर आपसे क्वेश्चन छूटा तो सब इंस्पेक्टर बनने के सपने से आप पीछे हट सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्स रीजनिंग पकड़ के प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। हिंदी इंग्लिश के मार्क्स डिसाइड है, बाकी के मार्क्स इसमें डिसाइड नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के डिसाइड है। मैं यहां भी आपको मेंस का बता देता हूं। हिंदी का आपका 125 का और 75 मार्क्स का क्या है आपका इंग्लिश। हिंदी की जो परीक्षा होगी उसके अंतर्गत आपका 125 नंबर हिंदी के लिए रहेंगे और 75 नंबर क्या रहेंगे? अंग्रेजी के लिए रहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब विज्ञान का जो पेपर है ये भी 200 अंकों का होना है। कंप्यूटर का जो पेपर है ये भी 200 अंकों का होना है। ये कौन सा हो गया हमारा? चरण 3। अब इसके बाद हम आते हैं चरण 4। ठीक है, चरण 4 की हम बात करें तो चरण 4 जो है, जिसके अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए पृथक चयन सूची तैयार होनी है। चरण 4 में क्या होना है? सभी पोस्ट के अनुसार पृथक रूप से चयन सूची तैयार होना है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा चरण 5। चरण 5 है हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षा। कैसी परीक्षा? शारीरिक दक्षता परीक्षा। और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण यही है, जहां पर आपका 100 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक जैसी विभिन्न स्पर्धा होती है, जहां पर आपको प्रत्येक स्पर्धा में 60-60 अंक अर्जित करने। ठीक, अब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, यहां पर आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि पोस्ट के 20 गुना कहां पहुंचेंगे? मेंस में। जितने कैंडिडेट मेंस में अपीयर होंगे तो वे पोस्ट के यानी 341 के कितना गुना? 5 गुना ही केवल कहां पर अपीयर होंगे? शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपीयर होंगे। बात समझ में आ रही है? जितने कैंडिडेट शारीरिक मापदंड में खरे उतरेंगे वो प्री दे सकते हैं। 341 के 20 गुना कैंडिडेट जितने भी हो रहे होंगे, 20 गुना कैंडिडेट, वो 20 गुना कैंडिडेट के 20 गुना कैंडिडेट हमारे मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट के 5 गुना कैंडिडेट ही केवल कहां परीक्षा दे पाएंगे? शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल होना है वो केवल पोस्ट के 5 गुना ही दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अर्थात सेम कहानी, इसका जब मार्किंग किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो अधिकतम रैंक में जो कैंडिडेट रहेगा, जो 5 गुना के दायरे में आ रहा होगा, वहां से अगर कई लोगों के अंक सेम होंगे तो सभी को शामिल कर लिया जाएगा। ये नियम सभी चरण में सेम है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा चरण 5 हो गया। चरण 5 के बाद हम आते हैं चरण 6। चरण 6 हमारा क्या कह रहा है? इंटरव्यू। चरण 6 जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारा कितने अंकों का है भाई? 100 अंकों का इंटरव्यू है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। जितने शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे, पद के 3 गुना इंटरव्यू में रहते हैं, पर पिछले एसआई भर्ती में देखा गया है पद के 3 गुना इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसीलिए दौड़ना अभी से शुरू कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जितने फिजिकल क्वालिफाई होंगे, यहाँ गुना का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार के पूर्व ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदित पदों की अग्रमान्यता के आधार पर अग्रमान्यता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। अभ्यर्थियों की दर्ज की गई अग्रमान्यता आवेदित पद हेतु अर्हता के आधार पर उनके अंतिम चयन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, तो साक्षरता में साक्षरता कह रहा हूं, साक्षात्कार में वही कैंडिडेट आएंगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास कर लिए हैं। ठीक,
अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में याद रखना है आपको, अधिक से अधिक स्कोर करना है। लेकिन जो कंप्यूटर फील्ड वाले ऐसा ही रहेंगे, सब इंस्पेक्टर रहेंगे, उन्हें केवल क्वालिफाई करना है, अर्थात 30% अंक उन्हें अर्जित करना है, केवल क्वालिफाई करना है। 60-60 नंबर के 5 स्पर्धा इसके अंतर्गत रहने वाली है, यानी 6 पंचे 300, 300 का 30%, 120 अंक अर्जित करना कम से कम सभी के लिए अनिवार्य है। कंप्यूटर एसआई के लिए केवल क्वालिफाई करना है, लेकिन बाकी सभी पदों के लिए उसमें स्कोर करना है। ठीक, अब इसके बाद है हमारा चरण 7 जो दिया गया है। चरण 7 है बोनस। बोनस अंक केवल उन्हें दिया जा रहा है जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल की प्रतिस्पर्धा पर जिन्होंने कुछ प्रावीण्यता हासिल की है, उन्हें ही 10 अंक का बोनस दिया जा रहा है। इसके बाद हमारा चरण जो 7 है, चरण 7 के बाद चरण 8, इसमें क्या तय होगी भाई, हमारी मेरिट लिस्ट तय होगी, मेरिट सूची। मेरिट सूची ध्यान रखिए, जो हमारा मेंस का पेपर है, तीनों भाषा, सामान्य अध्ययन और मैथ्स और रीजनिंग, 200 200 200 कितना हो गया, 600, और 300 नंबर का क्या हो गया, फिजिकल हो गया। ठीक है, मेंस की परीक्षा टोटल कितनी हो गई, 600, फिजिकल की परीक्षा कितनी हो गई, 300, और इंटरव्यू कितना हो गया, 100। 1000 अंकों के आधार पर लगभग सभी के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगी। लेकिन जो स्पेशलिस्ट है, अंगुल चिन्ह वाले हैं और कंप्यूटर वाले हैं, उनके लिए अलग से इन जो ये जो पेपर है 600, ये तो सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन जो हमारे विज्ञान का 200 अंक है, तो उनके लिए यहां पर 200 अतिरिक्त होगा, किसके लिए, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए। ठीक, और उसके अलावा कंप्यूटर के लिए 200 अलग होगा, ये वाला अंगुल अलग होगा, और कंप्यूटर के लिए 200 नंबर अलग से जोड़ा जाएगा। अर्थात जो अंगुल चिन्ह वाले हैं उनका 1000 + 200 1200 अंकों में मेरिट लिस्ट जारी होगी। लेकिन जो कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर की हम बात करें, उनको फिजिकल केवल क्वालिफाई करना है, ये जुड़ेगा नहीं। उनके लिए क्या क्या होगा, 600 200 अर्थात 800, और 800 + 100 कितना, 900। 900 में उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये तो हो गया हमारा परीक्षा। इसके बाद जो 9वां चरण डिक्लेयर किया गया है, चरण 9 में सीजीपीएससी आयोग के नियमानुसार अंतिम रूप से सूची चयन प्रक्रिया पूरी यहां पर होगी और आप सब इंस्पेक्टर बच जाएंगे। ठीक, तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। इस लंबी चौड़ी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहले होना है फिजिकल मेजरमेंट, यदि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो प्री नहीं दे सकते। इसके बाद होना है क्वालिफाई होने पर प्रीलिम्स की परीक्षा। प्रीलिम्स की परीक्षा 300 अंकों की होगी, 100 नंबर का पेपर है, जिसके सिलेबस के लिए आप यदि चाहेंगे तो सिलेबस और उन विषयों की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो डिटेल एनालिसिस के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज केवल परीक्षा योजना के बारे में पर ही हम देखते हैं। तो दूसरा हमारा हो गया प्रीलिम्स की परीक्षा। तीसरा चरण हमारा मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगा। पद के 20 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयन होंगे। मुख्य परीक्षा में 3 विषय सभी के लिए कंपलसरी है, भाषा का विषय, सामान्य अध्ययन का विषय, मैथ्स रीजनिंग का विषय। अंगुल चिन्ह प्रश्नधीन दस्तावेजों को साइंस का पेपर अलग से देना है, और कंप्यूटर सब इंस्पेक्टर साइबर सेल वालों को कंप्यूटर का पेपर अलग से देना है। जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, पदों के 5 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा से शारीरिक दक्षता परीक्षा पर लिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 300 अंकों की होंगी, 5 स्पर्धा जिसके अंतर्गत सम्मिलित है। इन 5 स्पर्धा में कम से कम 30% अर्थात 120 अंक सभी को लाना अनिवार्य है, लेकिन आपको स्कोर करना है क्योंकि उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक, फिर उसके बाद जो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्वालिफाई रहेंगे उनका साक्षात्कार होगा, 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंडिडेट है, मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेला है, जीता है, तो उन्हें 10 अंक का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। इसके बाद अंतिम रूप से आपकी मेरिट सूची तैयार होगी और सब इंस्पेक्टर का पद आप हासिल कर चुके होंगे। ठीक, तो जहां तक मैं समझता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा यदि आपको किसी भी मुद्दे पर और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।
आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डिटेल पूछ सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए चंद्रा एकेडमी शुरू से सभी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहा है। ठीक, तो चंद्रा एकेडमी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव सभी मोड में कक्षाएं उपलब्ध है, जहां विषय विशेषज्ञों के द्वारा और सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का एक लंबा चौड़ा अनुभव के साथ जो हमारी टीम है आपके लिए बिल्कुल तैयार है, हर कदम पर आपके साथ तैयार खड़ी है। आप चंद्रा एकेडमी को जरूर चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। एसआई की तैयारी के लिए भिड़ जाइए।